आज मैं प्रतिकारिता और प्रतिरक्षण इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में चर्चा कर रही हूँ। मेरे प्यारे साथियों, व्यक्ति के शरीर में किसी भी रोग के सूक्ष्म जीवों से लड़ने और इन्हें नष्ट करने की प्रतिरक्षा शक्ति को हम प्रतिकारिता कहते हैं। और यह जो शक्ति है हमें परमपिता परमेश्वर से जन्म के समय से ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। प्रतिरक्षा शक्ति, जिसको हम प्रतिकारिता कहते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। इसको हम इम्यूनिटी को हम अपने शब्दों में इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मनुष्य या जानवर पोषद का संक्रामक रोगाणु के प्रति अवरोध का होना ही प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। परंतु जो यह परिभाषा है अब काफ़ी अधूरी और असंतोषजनक लगती है। वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रतिरक्षा को इस प्रकार से परिभाषित किया है: व्यक्ति के शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटीन या अन्य रोगाणु आदि को पहचान कर नष्ट करके निष्कासित कर सके, प्रतिरक्षा शक्ति कहलाती है। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट एंटीजेनिक मटेरियल एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेज, प्रोटीन्स एंड अदर पैथोजेंस एट्सेट्रा फॉरेन टू इट्स ओन इज नोन एज इम्यूनिटी पावर। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो सकती है या फिर कृत्रिम रूप से अर्जित की जा सकती है। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें उपस्थित विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज के निर्माण पर निर्भर करती है या फिर कोषों, शरीर के कोषों में सेलुलर इम्यूनिटी एंटीजन को पहचानने की क्षमता होती है। ये कोष थाइमस ग्रंथियों में टी सेल तथा अस्थि मज्जा में बी सेल के रूप में उपस्थित होते हैं। ये दोनों ही कोष पूरे शरीर में परिभ्रमित होते रहते हैं तथा प्रतिजन की तुरंत पहचान कर लेते हैं। प्रतिजन को पहचानने के पश्चात वे वहाँ पर एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं जो अपने उत्पादों के द्वारा प्रतिजन पदार्थों को घेर कर उनका नाश कर देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। प्रतिजन की उपस्थिति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या 30,000 तक हो जाती है, जबकि सामान्य अवस्था में रक्त में इनकी संख्या 6,000 से 8,000 तक ही होती है। अगर एंटीबॉडीज रोगाणु को नाश करने में सफल हो जाते हैं तो रोग नहीं होता है। इसके विपरीत अगर रोगाणु का नाश नहीं हो पाता है तो ये अपने गंतव्य अंग में पहुंचकर गुणन क्रिया द्वारा वंश वृद्धि करते हैं, उन अंगों पर आक्रमण करते हैं, उन्हें क्षति पहुंचाते हैं और इस प्रकार हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि प्रतिकारिता किसको कहते हैं और कैसे ये प्रतिकारिता होते हैं, इम्यूनिटी होती है, हमारी शक्ति को, हमारे रोगों से लड़ने के शक्ति को प्रदान करती है। आप अक्सर देखते हैं अभी जब कोरोना हुआ तो कोरोना में सब लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, बल्कि उन लोगों को कोरोना हुआ है जो लोग काफ़ी इनसे प्रभावित थे। जो लोग इनसे प्रभावित नहीं थे, जिनकी इम्यूनिटी पावर अधिक थी, उनको कोरोना कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है। तो आप ये देखते हैं कि रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है वह प्रतिकारिता या हम उसको प्रतिरक्षण कहते हैं। इस प्रकार से प्रतिकारिता व्यक्ति में सभी प्रकार के रोगाणुओं, विषाणुओं या सूक्ष्म जीवों के साथ रहने, बढ़ने या क्रियाशील होने की क्षमता नहीं, बल्कि इन रोगाणुओं, विषाणुओं या सूक्ष्म जीवों को नाश करने की, मारने की क्षमता को ही प्रतिकारिता कहते हैं। जिन व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर अधिक होता है वह व्यक्ति जल्दी रोग से पीड़ित नहीं होता है, और अगर रोग होता भी है तो कुछ ही समय में उस रोग का नाश हो जाता है और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं केवल प्रतिकारिता के भेद को बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में बता रही हूँ। प्रतिकारिता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक प्रतिकारिता जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरा होता है कृत्रिम या अर्जित प्रतिकारिता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल जो हमें परमात्मा से मिलता है, जिसे हमें भगवान स्वयं देते हैं। जन्म के समय ही परमात्मा हमारे शरीर में इतनी इम्यूनिटी दे देता है कि हम आराम से रोगों से लड़ सकते हैं। जैसे मलेरिया,
मलेरिया का जो आपके प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या जो उसकी प्रजाति के जो भी हैं एजेंट हैं जो मलेरिया काउज करते हैं, वह मलेरिया छोटे बच्चों को नहीं होता है, जन्म से 1, 2, 3 महीने के बालकों को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके प्रति उसको इम्यूनिटी परमात्मा ने दिया हुआ है। और जिन रोगों के प्रति इम्यूनिटी नहीं होता है, जैसे उसके 6 रोग हैं खास करके, जो पोलियो, टेटवैक, आपके टीबी, तो इन सबको हमें टीका दे करके बच्चों को बचाना पड़ता है। प्रतिकारिता 2 प्रकार की होती है, नेचुरल प्रतिकारिता जिसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरा होता है कृत्रिम। नेचुरल में भी देखिए 2 प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत होता है और दूसरा होता है जातिगत, रेशियल और स्पीसीज इम्यूनिटी। इसी तरह से कृत्रिम में अर्जित प्रतिकारिता को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक्टिव प्रतिकारिता, एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें 2 प्रकार हैं, रोग होने के बाद आफ्टर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज, और दूसरा टीकों द्वारा उपार्जित। जैसे कई सारे रोग अगर हो जाते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया या डेंगू हो गया, तो उसके बाद उसको खुद की इम्यूनिटी हो जाती है उस रोगों से लड़ने की, और टीकों द्वारा उपार्जित। जैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना का टीका के कितना हल्ला चल रहा है, शोर चल रहा है, हंगामा चल रहा है कि कोरोना का टीका, कोविड-19 का टीका जब डेवलप हो जाएगा तभी कोरोना से हम निजात पा सकेंगे। तो टीकों द्वारा उपार्जित एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीन्स। इसके बाद दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिकारिता, पैसिव इम्यूनिटी। प्राकृतिक प्रतिकारिता में माता के गर्भ से अपरा से प्राप्त, इन द वोम ऑफ मदर थ्रू प्लेसेंटा, और दूसरा होता है स्तनपान द्वारा थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। सेकेंड है कृत्रिम प्रतिकारिता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्स्ट है एंटीटॉक्सिन और सेकेंड है गामा ग्लोब्यूलिन। प्राकृतिक प्रतिकारिता आप देखते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी। प्राकृतिक प्रतिकारिता को हम जन्मजात इनेट इम्यूनिटी इम्यूनिटी भी हम कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहला है व्यक्तिगत प्रतिकारिता। व्यक्तिगत प्रतिकारिता से तात्पर्य है कि कुछ व्यक्तियों में जन्म के समय से ही रोग प्रतिरोधक शक्ति या प्रतिकारिता विद्यमान होती है, और कुछ व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा, ऐसा तो होती है सब में, हम सब में होती है। जन्म के समय से ही बालकों में परमात्मा के द्वारा दिया गया इम्यूनिटी होता है, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा होता है और कुछ में ये कम होता है। वैसे व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमताएं अधिक होती हैं और रोग होने की संभावनाएं बहुत ही कम और अथवा नहीं होती हैं। यही कारण होता है कि कोई रोग जो एक व्यक्ति को होता है वह रोग दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है, जो उसी परिवार में, उसी समुदाय में या उसी वातावरण में रहता है उनको नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर के द्वारा इसी तरह का इम्यूनिटी प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्ति में उस रोग का न होना उसके शरीर में स्वाभाविक प्रतिकारिता, नेचुरल इम्यूनिटी के मौजूद होने के कारण होता है। जन्म से ही उसके शरीर में रोग के जीवाणु, विषाणु, कृमि या अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता, जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, विद्यमान रहती है, जो उन रोगाणुओं को घेर कर उन्हें नष्ट कर डालती है, उन्हें मार डालती है। इस कारण व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ता है अथवा रोग का शिकार नहीं होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु, विषाणु या सूक्ष्म जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की त्वचा और श्लेष्म झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन, उस रोगाणु से शरीर की रक्षा करती है। परंतु अगर रोगाणु इन्हें भेद कर पार कर रक्त में पहुंचता है तो रक्त में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं WBC उन्हें नाश करने और भक्षण करने की कार्य करती हैं। WBC जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें गुण होता है रोगाणुओं को या बाहरी पदार्थ जो आए हुए हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, उनको ये भक्षण कर जाता है, उनको नाश कर जाता है, उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि WBC लड़ने का काम तो कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत के जो बॉर्डर है, कश्मीर का बॉर्डर है, लेह लद्दाख है या सियाचिन बॉर्डर है, जहाँ भी हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हमारे देश के सैनिक वहाँ मौजूद रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं दुश्मनों से। उसी प्रकार से जो भी हमारे शरीर में जीवाणु, विषाणु या कीटाणु आते हैं, उन सबों का भक्षण कर जाता है कौन? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। उसमें उनमें लिम्फेट जो गुण होता है वो भक्षणकारी गुण होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार रोगाणु अधिक शक्तिशाली हो जाता है और WBC की संख्या ऐसे भी बहुत कम होती है,
तो वे रोगाणु अपने गंतव्य स्थानों में पहुंचकर गुणन क्रिया द्वारा वंश वृद्धि कर लेते हैं और उन अंगों को हानि पहुंचाते हैं और विष का निर्माण करते हैं और अंगों में उपस्थित कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे पहले रक्त में उपस्थित जो आपके WBC था, उन्होंने मारने की कोशिश किया, लेकिन रोगाणु इतनी स्ट्रांग है कि वो आपके WBC को ही नष्ट कर डालता है और फिर वो जहाँ जिन अंगों पर उसको नुकसान करना होता है, जैसे गले में उसको पहुंचना है तो गले में पहुंच जाएगा, आंत में पहुंचना है तो आंतों में पहुंच जाएगा, या आंखों में पहुंचना है तो वहाँ पहुंच जाएगा। इस तरह से जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच करके गुणन क्रिया करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और इतनी मल्टीप्लिकेशन करके इतनी अधिक मात्रा में वो रोगाणुओं को बढ़ा देता है और टॉक्सिन्स छोड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति फिर बीमार हो जाता है। दूसरा है जातिगत प्रतिकारिता, जिसको हम रेशियल इम्यूनिटी कहते हैं। व्यक्ति में आनुवंशिक कारणों से रोग क्षमता प्राप्त होती है। जो रोग पशु जाति में प्रचलित हैं वे मनुष्य जाति में नहीं पाए जाते हैं। जैसे गायों में होने वाले रेंडरपेस्ट नामक रोग वायरस के कारण होता है, जो मनुष्य पर आक्रमण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कुछ रोग मानव जाति में होते हैं जो पशु जाति में नहीं होते हैं, जैसे पोलियो, हैजा इत्यादि। मनुष्य जाति में ही अफ्रीका के जो हब्सी जाति के लोग हैं उनको येलो फीवर नहीं होता है, अतः उनमें इस ज्वर के प्रति रोग रोधक क्षमता जन्म से ही विद्यमान होती है। इस प्रकार से आज हमने इम्यूनिटी के टाइप्स पर चर्चा किया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।